चलिए बच्चों, हमने प्रश्नावली 1.1 की थी ना पिछली वीडियो में। अब बात करते हैं प्रश्नावली आपके पास में 1.2। प्रश्नावली 1.2 इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय, ठीक है बेटा, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये आपने वैसे पढ़ी भी हैं, है ना, लेकिन नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, उनको हम लोग बात करते हैं। सिंपल सी बात है, परिमेय संख्याओं को अगर थोड़ा सा रिकैप किया जाए, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि वो सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हों, यानी कि जो बटे की फॉर्म में लिखी जा सकती हों, ठीक है ना। किताब रख दो जरा, फिर मैं बताता हूँ आपको। वो सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हों, और P और Q दोनों ही क्या है? पूर्णांक होंगे। पूर्णांक मतलब समझते हो ना, पूर्णांक मैंने आपको बताया था कि बीच में 0 है, ये इधर वाले 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये सब ये जो फैमिली है ये किनकी है? पूर्णांकों की है। P और Q कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन थी कि परिमेय जो संख्याएं होती हैं, हमने बताया था आपको परिमेय संख्याएं, ठीक है। ये परिमेय संख्याओं को थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं, उसके बाद चल रहे हैं। परिमेय संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हूँ, है ना, लिखी जा सकती हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, लिखी जा सकती हूँ। साथ ही साथ कंडीशन ये थी कि जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा, बटे में कभी 0 नहीं आएगा। और साथ ही साथ और हम एक कंडीशन और लेकर के चलते थे कि P और Q जो है ये पूर्णांक है। क्या है ये पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंडीशन बाउंडेशन सिर्फ किसके लिए है? Q के लिए है कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये मैंने बात कल भी आपको बताई थी वीडियो के अंदर, ठीक है। आज हम लोग इसी के सापेक्ष, इसी से ही हम लोग अपरिमेय को परिभाषित करते हैं। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ इतनी बात लिखनी है, वह संख्याएं आप लोग अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर लेंगे। वह संख्याएं जो P बटे Q के रूप में ये तो लिखी जा सकती हैं, लेकिन रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं आपके पास में, ठीक है ना, लिखी जा सकती, तो वो संख्याएं सकती। साथ ही साथ कंडीशन वही रहेगी जा सकती जहां Q डज नॉट इक्वल्स टू, यानी कि Q बराबर नहीं होगा कभी भी 0 के, बिल्कुल ठीक बात है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, आपके पास में कहलाती हैं, ठीक बात। तो ये डेफिनेशन है किसकी हमारे पास में? ये डेफिनेशन नॉर्मल डेफिनेशन अपरिमेय संख्याओं की, अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन इनके जो मैं आपको बता रहा हूं, जो परिमेय होता है, थोड़ा सा बेटा एक मिनट, और जो अपरिमेय होता है, परिमेय और अपरिमेय, इनके गुणों के आधार पे इनमें एक बुनियादी अंतर और होता है, उसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं बात करेंगे क्योंकि यहाँ उसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। अभी सिर्फ हम लोग अपरिमेय संख्या की पहचान देख रहे हैं, इसके गुणों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में और अंतर और डिस्कशन नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर होगा, जो अगली प्रश्नावली आएंगी आपके पास में। आपने पढ़ा भी है शांत अशांत, दशमलव का रूप, आवर्ती अनावर्ती, वो सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, इनकी पहचान की बात कर रहे हैं। डस्टर देख लें जरा, हाँ ये। तो अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे होगी, यानी कि P अपॉन Q के रूप में कैसे लिखे जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, आप लोग अगर कभी भी अंडर रूट में कोई संख्या दिखाई दे, ये अंडर रूट होता है, आपने पढ़ा है, समझ में आई नहीं? वर्गमूल ये आपने पढ़ा है। किसी भी संख्या को अगर हम इसमें रहे, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अंडर रूट 5 हो गया, ठीक है ना, अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया, अंडर रूट 10 हो गया, ठीक है नहीं। लेकिन कुछ स्पेशल नंबर में छोड़ता हुआ चल रहा हूँ उसमें। आप कहोगे कि सर जी ये जो हमारे पास अंडर रूट 4 है, इसको क्यों नहीं कंसिडर करते? क्योंकि ये अंडर रूट 4 जो है ये परिमेय संख्या होती है। वजह बताता हूँ, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो, सब लोग जानते हैं इसको, कि 2 × 2, 2 बाहर आ जाएगा तो कि इसका आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि इस पर अंडर रूट नहीं रहेगा। समझ में आई बात नहीं? तो ये एक परिमेय संख्या है, आपके पास में आ जाती है।
तो बस एक काम हम लोगों को याद रखना कि अंडर रूट में कभी भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो। बल समझ में आई बात कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ 2 आया, 2 का वर्ग है ना, 2 का वर्ग हो, 3 का वर्ग हो, 4 का वर्ग हो, 5 का वर्ग हो, यानी कि कभी भी 4 नहीं हो सकता, यानी कभी भी 3 का वर्ग 9 नहीं हो सकता, कभी भी 16 नहीं हो सकता, कभी भी 25 नहीं हो सकता। तो बात समझ में आ रही? तो ये इस कैटेगरी में नहीं आती। बाकी इनको छोड़ करके जितनी भी संख्याएं आपको प्राप्त होंगी, जितनी भी संख्याएं प्राप्त होंगी, वो सारी की सारी आपकी अपरिमेय संख्याओं के अंदर काउंट होंगी। ये सिर्फ और इतना ही आपको सिर्फ याद रखना है अभी के लिए, क्योंकि तुम 9th में उतनी बड़ी क्लास में नहीं हो, ठीक है ना, तो क्या आपको इतना डीपली हम लोग स्टडी करें। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अंडर रूट में जो संख्याएं आएंगी, किनको छोड़ के, कि अंडर रूट में वर्ग वाली संख्या नहीं आनी चाहिए जो किसी का वर्ग बनती हो। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं आपको। बाकी सारी संख्याएं जो होंगी वो अपरिमेय हो जाएंगी जो अंडर रूट के अंदर आएंगी। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से चाहे तो अपनी भाषा में करके आप इसको लिख भी सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है बेटे। और ये एक्चुअली क्या था कि मैं आपको बता दूं, ये अपरिमेय संख्याएं क्यों है, क्योंकि ये पहले, बहुत पहले, ये जो बहुत पहले कुछ मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस के अनुयायी थे। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, उनके अनुयायी यानी कि उनके शिष्य जो थे, जो उनको फॉलो करते थे, उन्होंने ये चीज़ प्रूव की थी। उसको भी याद रख लिया, छोटी सी बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो चीज़ प्रूव की गई थी कि √2 √3 इस तरीके की जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि अपरिमेय संख्याओं के बारे में जो बात की थी वो किसने की थी? वो की थी हमारे पास में पाइथागोरस। आपने पाइथागोरस का नाम सुना था, समकोण त्रिभुज में हम लोग कर्ण लंब आधार के बीच में संबंध निकालते थे, था ना। तो उसी के अंदर पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का ही नाम था, यानी कि गणितज्ञ का ही नाम था। और उसके जो अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे, यानी कि जो उससे सीखने वाले थे, उन्होंने ही अपरिमेय संख्याओं के बारे में खोज की थी। और वो खोज एनसीईआरटी में लिखा भी है आपके पास में, 425 ईसा पूर्व तब ये खोज हुई थी। ठीक है, चलिए ये तो इतिहास की बात हो गई थोड़ी सी। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें टॉपिक आता है हमारे पास में वास्तविक संख्या, फिर एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद फिर प्रश्नावली भी चलते हैं। वास्तविक संख्या क्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? अब क्लियर करते हैं वास्तविक संख्याएं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो बेटा, बाकी जो है सब खत्म। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं एक्चुअली वो आपके पास में परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय तथा चौक ले ले, अच्छी नहीं चल रही यार ये चौक। ठीक है, चलिए, परिमेय तथा अपरिमेय, कौन सी? अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। संग्रह में बता रहा हूं क्या चीज है ये, ठीक है। मतलब अगर जितनी भी परिमेय संख्याएं आपके पास में हो, ये परिमेय संख्याएं हैं, बिल्कुल ठीक है, दुनिया में। और ये अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अगर इनको मैं इकट्ठा कर दूं, एक थैले में डाल दूं, जो थैला हमारा बनेगा, उस थैले को हम लोग क्या कहेंगे कि ये वास्तविक संख्याओं का थैला है। इसके अंदर सारी वास्तविक संख्याएं आ गई हैं, यानी कि हम परिमेय और अपरिमेय को अगर इकट्ठा कर दें तो हमारे पास वास्तविक संख्या निकल करके आ जाती है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। पहचान कैसे करोगे, ये एक पॉइंट बता के फिर मैं एक्सरसाइज में चलता हूं। पहचान कैसे करोगे कि कोई संख्या, दी गई संख्या वास्तविक है या वास्तविक नहीं है? नोट, इसे थोड़ा सा आप कॉपी में लिख लेना, नोट। वास्तविक संख्याओं की पहचान कैसे करोगे? जो भी संख्या आपको दी जाएगी बेटा, मान लिया आपको दी गया कोई संख्या दे देगी, पूछा गया कि 12 वास्तविक है या काल्पनिक है, क्या है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, क्या कर लेते हैं? वर्ग। और वर्ग करने पे संख्या देखते हैं कि 12 गुणा 12 कितना होता है। सिंपल सी बात आपको पता है, 12 का वर्ग 144, तो इज इक्वल टू 144। अगर किसी भी संख्या का वर्ग आपके पास में धनात्मक आता है, पॉजिटिव मतलब प्लस चिन्ह वाला आता है, इसके साथ माइनस तो नहीं आ रहा बेटा, तो हम कहते हैं कि जो संख्या है, तब ये जो 12 है ये क्या है? वास्तविक है। क्या है ये? वास्तविक है। अगर ये नेगेटिव आ जाता, ये माइनस में आ जाता आपके पास में, तब बेटे हम कहते हैं कि ये एक काल्पनिक संख्या है। उदाहरण दूंगा, अभी क्लियर करता हूं, तो इसको थोड़ा सिंबॉलिकली अगर हम लिख लें, कैसे कि अगर हमारे पास में a² इज इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव, यानी कि
धनात्मक, पॉजिटिव समझते हो ना हिंदी में, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, संख्या, तब ए वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या, संख्या, ठीक है, संख्या कहलाती है। बात समझ में आ रही? वास्तविक संख्या कहलाती है। आप कहोगे कि सर जी आप दुनिया में जितनी भी संख्याएं लोग उनका सबका वर्ग करोगे तो आप हमेशा क्या आएगी? धनात्मक ही आएगी। बिल्कुल आप सही हो, क्योंकि आपको आज तक पढ़ने को मिली ही नहीं ऐसी संख्याएं, तो आप ये बात कहोगे जरूर। लेकिन अगर कभी ऐसा आ गया, अंडर रूट में माइनस आ गया बेटा, और मैं इसका वर्ग करूं, तो मतलब क्या रहेगा? इस वर्ग से तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? -3। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो इसका मतलब ये माइनस का जो 3 अंदर, जो ये जो आपके पास में जो संख्या है, तब हम कहेंगे, तब कहेंगे अंडर रूट -3 जो है ये आप कहेंगे वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक नहीं, ये रियल नंबर नहीं है। याद रखना इसको, रियल नंबर को इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। आर का मतलब रियल। कोई चीज वास्तविक नहीं होती तो उसका एक दूसरा नाम होता है, आपको पता भी है, काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं, जो कि आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे जाकर के। अभी सिर्फ याद रखें, हम लोग काल्पनिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी किताब में सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया है। आप सिर्फ इतना रखें कि या तो वास्तविक है या वास्तविक नहीं है। तो मैंने ये पहचान बताई है, वैसे इसकी जरूरत हमें एक्सरसाइज के अंदर नहीं पड़ेगी। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि परिमेय वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय और अपरिमेय को अगर इकट्ठा कर दे तो हमारे पास में सारी संख्याएं क्या आ जाती हैं? जितनी भी संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्याएं होंगी। और अगर पहचान करनी हो, ठीक है, नहीं, वास्तविक संख्याओं की पहचान करनी हो, पहचान करनी हो, बिल्कुल ठीक है, नहीं, पहचान करनी हो, तो उस खास संख्या का आप वर्ग करो। जैसे मैंने ए का वर्ग करा, तो अगर कोई धनात्मक संख्या निकल करके आती है बेटा, तो हम कहते हैं कि ए वास्तविक संख्या कहलाती है, मतलब ए जो है वास्तविक संख्या कहलाती है। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी आ जाए, उदाहरण के तौर पे हमने लिखा उदाहरण, है ना, कि अगर -3 के अंडर रूट का होल स्क्वायर करा, एक संख्या हमने ये लेके चले खराब सी, इसका वर्ग करा, तो हमारे पास कितनी संख्या आएगी? -3। और ये हमारे पास नेगेटिव है, ये तो ऋणात्मक है, नेगेटिव है। तब हम कहेंगे ये जो संख्या है जिसका वर्गमूल, जिसका वर्ग जो है, वर्गमूल कह रहा हूँ, सॉरी, वर्ग जो है कैसा आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये वास्तविक नहीं है। तो इतना जान लेना जरूरी है। चलिए बस फटाफट हम लोग एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। और ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक, चलिए। एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है वो मात्र 3 है शायद, ठीक है, और 3 क्वेश्चन करने में कितना समय लगता है आपको पता है, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, पेपर में आने वाला क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन, जैसे आपका उदाहरण नंबर, ठीक है ना, उदाहरण नंबर 3 है, बिल्कुल ठीक है, उदाहरण नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। किताबों में आप देखिएगा एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर आपके पास में, सॉरी, प्रश्न संख्या जो एक्सरसाइज के अंदर प्रश्नावली 1.2 के अंदर जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है मैं आपको बता दूं, ये है कि संख्या रेखा पर, ठीक है ना, संख्या रेखा पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, ठीक है। संख्या रेखा पर क्या करवा रहा है ये? संख्या रेखा पर √2 यानी कि एक अपरिमेय संख्या है, ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, का स्थान निर्धारित कीजिए, का स्थान का निर्धारण करना है। निर्धारण मतलब उसको बताना है कहां पर है ये, निर्धारण, ठीक है, निर्धारण या फिर निरूपण लिखा भी है हिंदी में, निरूपित कीजिए, निर्धारण करना हो या फिर निरूपित करना हो, ये बात एक ही है, निर्धारण करो, ठीक है, या फिर निरूपित करो, बात एक ही है। मतलब आपको पता है बेटे, संख्या रेखा ये होती है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, एक बात दिमाग में रख लीजिए, उन सभी को हम लोग कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। इस पे कहीं ना कहीं कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके, जो कि वास्तविक संख्या नहीं होती,
उनको छोड़ करके, उसको हमारे सिलेबस में है भी नहीं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। तो वास्तविक संख्याओं को हम लोग इस पे वास्तविक संख्याओं को हम इस वास्तविक रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, या ये कहा जा सकता है कि हम उन सभी संख्याओं को वास्तविक कह सकते हैं जो एक संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो अब इस √2 को कैसे हम लोग इस पे दिखाएंगे, क्योंकि आपको पता बेटा अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो √2 कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ आइडिया नहीं है आप लोगों को, आज तक तो पता नहीं है। आगे पढ़ोगे जाकर के कुछ और भी आइडिया हो जाएगा कि वैल्यू के √2 को कैसे दिखाया जाता है, कि √2 का मान जो होता है बेटा वो √2 का मान होता है 1.141, ठीक है नहीं, 414 होता है, 414, ठीक है। ये कैसे आया, क्यों आया, सब चीज़ें आप लोग आगे सीखोगे अभी, लेकिन हम लोगों को सिर्फ कितना करना है, हम लोगों को इसको, इस √2 को इस संख्या रेखा पर दिखाना है, कहाँ पे होगा। इसके लिए हमें अपनी ज्योमेट्री बॉक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, और इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन क्लियर होते ही, एक उदाहरण क्लियर होते ही आपकी एक्सरसाइज खत्म है। ये मान के चलिए कि ये अब काम जो होने जा रहा है ये वीडियो का लास्ट वर्क है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आने वाला है, उसको देखिएगा जरा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग कुछ सामग्री का प्रयोग करते हैं जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा। एक तो ये वाला त्रिभुजाकार, आपको पता सेट स्क्वायर आपको यूज करना है। दूसरा आपके पास में पुरकार होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए अच्छी सी छिली हुई, ठीक है, तो अब आप ये काम कर पाओगे। इसके लिए क्या करना होगा, एक संख्या रेखा आप बना लीजिए पहले, वो पटरी की सहायता से आप बना सकते हैं। मान लिया चलो मैं ऐसे सिंपली बना रहा हूँ अभी अपने हाथ से ही, ये मैंने संख्या रेखा बना दी बेटा, ठीक है। और इसमें कहीं पे इस तरफ ले लेना आप, ज़्यादा बीच में जीरो ना लेकर के आप लोग क्या करना, यहाँ पे इस तरफ जाके आप लोग क्या कर लेना, 0 लिख लेना। और निश्चित अंतराल पे आप लोगों को क्या करना है, निश्चित अंतराल पे आप लोगों को नंबरिंग देनी है। किस तरीके से, कि जैसे मैं 5-5 इंच पे दे रहा हूँ, 1 2 है ना, आपके पास में 3, ऐसे ही आपके पास बेटे यहाँ पे बस 4 तक बहुत है, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। मतलब समझ रहे हो मेरी बात। एक लाइन बनाने के बाद में आपको बराबर हिस्से करने हैं इसके, किसके, इस लाइन के बराबर हिस्से करने हैं। सिर्फ 4 तक रख लो, काम बन जाएगा, इसी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता संख्या रेखा पे इधर तो ये अनंत तक जाता। उसके बाद में करना क्या काम होता है आपको, छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, √2 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर √2 वाला काम बनाना आ गया आपको, ठीक है ना, तो भाई सिंपल सी बात है, अगर √2 का आ गया तो 3 4 5 3 5 7 जितने का भी चाहे कितने का बना लेना, फिर आराम से बन जाएगा। कैसे, आपको एक बात बता दूं, √2 निकलता कैसे है, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, ऐसे करके, ऐसे करके नहीं, ऐसे पढ़ा लो, ऐसे कर लो, ऐसे करके, कि अगर ये 1 सेंटीमीटर ये एक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो इसका वर्ग निकल जाता था ना, ये अंडर रूट करके आपके पास में कितना आ जाएगा, √2। तो यानी कि जो कर्ण होगा इस समकोण त्रिभुज का, यानी कि अगर ये 90 डिग्री हो तो समकोण √2 होगा। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर। हम क्या करते हैं, जितनी डिस्टेंस बेटे ये इसमें है, ध्यान से देखिएगा, यानी कि 0 और 1 के बीच की जितनी दूरी है उतना ही हम लोग एक लाइन ऊपर बनाएंगे जो कि इस रेखा पर लंब होगी, और वो लंब इसी से बन जाएगी। कैसे, आप लोग इसको सीधा ऐसे रख लेंगे, ठीक है। और बेटे 5, क्योंकि ये दूरी हमने 5 इंच की ली थी, आप लोग अपने अनुसार लेंगे तो ये पॉइंट लगा लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ये बन गया। आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला पॉइंट जितनी ये है, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 आ गई। अब अगर मैं इसको इससे मिला दूं, ध्यान से देखा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं इससे इसको मिला दूं, इसको नामकरण अगर आप कर लो, इसको कह लो, इस पॉइंट को आप कह लो A, इसको आप कह लो B, है ना। तो अगर मैं OB निकालूं, त्रिभुज आपके पास में OAB में अगर मैं OB निकालूंगा, OB का वर्ग किसके बराबर होगा, लंब का वर्ग AB का वर्ग प्लस AO का वर्ग, बिल्कुल ठीक है। तो OB का वर्ग बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि ये भी 1 ली है हमने, ये भी 1 ली है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, जो भी एक मात्रा कुछ भी ले लो आप, है ना, जितना आपकी कॉपी में ये बन पाता हो, आप लोग वही करना,
एक ब्लैंक पेपर ले लेना A4 साइज का, उस पर बना करके बाद में चस्पा कर लेना अपनी कॉपी के अंदर। तो ये आ जाएगा मेरे पास में कितना, OB का जो मान है, OB का जो मान है, इसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, OB का जो मान है वो आ जाएगा 1 और 1 2, और वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा √2। तो नहीं, ये जो चीज़ है बेटे ये आ गई √2। बस आपका काम हो चुका है। अब अपना आप प्रकार उठाइएगा और उसमें पेंसिल फंसाइएगा ये वाली, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे रखने के बाद में जो 0 पे रखना है, 0 पे रखने के बाद में और B तक की दूरी जो है आप भरोगे इसमें, B तक की, ठीक है ना, B तक की आप लोग दूरी भरोगे और ऐसे करके इसको नीचे की तरफ ऐसे कर दोगे। तो जब आप इसे नीचे की तरफ लेके आओगे, यहां पे एक पॉइंट प्राप्त होगा आपको P, और ये जो P पॉइंट होगा बेटे यही √2 को प्रदर्शित करेगा, ये वाला पॉइंट यही संख्या रेखा पे √2 को दिखाएगा। ये 1 है, ये √2 है, ये 2 है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक बार और बता देता हूँ इसको कैसे करना है। इसको करना कैसा है, ऑरली बता रहा हूँ थोड़ा सा, कि एक लाइन बना लेनी है, उस पर 0 लिख लेना है, फिर उस पर 1 1 2 3 ऐसे करके लाइन पॉइंट बना लेने हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पर जितनी ये दूरी है उतनी पे एक 90 डिग्री कोण बना देना है ऊपर की तरफ, बिल्कुल ठीक है नहीं, और फिर उसको इससे मिला लेना है, क्योंकि ये 1 है ये 1 है, तो पाइथागोरस से ये बेटे √2 आ जाएगी। जब ये √2 आ जाएगी तो प्रकार में आप लोग यहाँ से भरेंगे इतनी दूरी, यानी कि कौन सी दूरी भरनी है प्रकार में ना में ये OB दूरी जो है भरनी है। बाकी किताबों में भी है, वहां से ही पढ़ सकते हो, लेकिन ये समझ में मुझे लग रहा आ गया। कैसे करा था मैंने, फिर OB जब दूरी मैंने भरी यहाँ से, तो इसको मैंने ऐसे इसमें एक आर्क बनाई, एक चाप बनाया, तो हमारे पास ये P पॉइंट प्राप्त हुआ संख्या रेखा पे। इसको ही हमने √2 कहा, इसी को हमने √2 कहा। मुझे लगता है समझ में आ गया, आपको आया होगा ये। अब हम लोग, ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर था आपके पास में 3, 4 में क्या बात कर रहा है वो, 4 में मेरे पास में बात कर रहा है कि वो उदाहरण नंबर 4 में बेटा कि √3 का मान, ये यहाँ पे 2 नहीं √3 की बात वो कर रहा है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर सकते जो करना है, इसको मैं रफ नहीं करूँगा। चलिए देखिएगा √3 कैसे करते हैं, √3 कैसे करते हैं। आप लोग अगर तेज आपको लग रहा होगा ना वीडियो, तो आप थोड़ा स्पीड स्लो कर सकते हैं, वो ऑप्शन जो है आपके YouTube में आता है, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं √3 को कैसे इसमें फाइंड आउट करें। √2 तो हमने निकाल लिया था, √2 जब निकाल लिया तो इसको रफ कर दो √2 वाले हिस्से को। ये देखिए इसी नंबर लाइन पे, इसी संख्या रेखा पे बेटे मैं आपको क्या दिखा दूंगा, √3 दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा, √3 दिखा दूंगा। चलिए कंप्लीट करते हैं। √3 आएगा कैसे मैं आपको बता दूं थोड़ी सी बात। √3 आएगा कैसे, अगर ये 1 हो, ये √2 हो, सही है ना आपके पास में, या ये √2 हो, ये 1 हो, तो जब इसे पाइथागोरस करेंगे, ये वाली या भुजा निकाल लेंगे, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 1 = 3। अगर ये AB हो, ये C हो, तो AB का अगर वर्ग हम निकाल लें तो बेटे AB जो हमारे पास में आएगा वो आ जाएगा √3। अभी बताता हूँ कैसे निकालता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो तो काम करना ही करना है आपको, जो ये मैंने किया है कि सबसे पहले एक लाइन बना लेनी है, उसमें ये एक यूनिट दूरी, जितना डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस में 90 डिग्री कोण बनाना है, ये भी 1 है, इसको इससे मिला देना है, ठीक है। अभी मिलाया था मैंने, ये कितनी निकली थी अभी हमारी, √2 निकाली थी, जो अभी क्वेश्चन में हमने की है। बस अब आपको करना क्या है, आपको इस OB पर एक लंब बनाना है, इतनी डिस्टेंस वाला, ये ऐसे करके आप इससे बना सकते हो। मतलब कैसे, आप इसे ऐसे रखिएगा उल्टा, ठीक है भाई, और एक लाइन बना दीजिएगा, क्योंकि 90 डिग्री का तो होता ही है पूरा, तो ये जो है आप लोगों ऐसे करके ये बना लीजिएगा, ठीक है, इतना। और इसमें कितनी दूरी काटनी है, ये 5 इंच ले रहा था मैं इसमें, ये भी 5 इंच लूंगा, तो ये भी 5 इंच ले लूंगा मैं इसमें। तो यहाँ से पटरी से आप कर सकते हैं, इससे नहीं करना। ये 5 इंच यानी कि कहाँ पे, यहाँ पे पड़ रहा है लगभग, है ना, तो इसको हटा दो, बाकी को ये आ जाएगा। ये भी एक मात्रक थी, मात्रक लिख लो चाहे तो यहाँ, ये भी एक मात्रक थी और ये भी एक मात्रक थी,
बिल्कुल ठीक है, एक मात्र थी। तो अब क्या करना है, ये √2 है, ये 1 है, अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा, इसको इससे मिलाऊंगा, पटरी से मिला लेते हैं, इसको इससे मिलाऊंगा, ठीक, आपके पास में तो ये जो चीज़ निकल करके आएगी वो आएगी √3, √3 आपके पास में। बस √3 जब आएगी, क्यों आएगी √3, ये मैंने अभी करके दिखाया, क्योंकि ये 90 डिग्री कौन बनेगा। अगर इस पॉइंट को मैं ए बी इसको सी कह दूं, तो त्रिभुज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे करूं मैं त्रिभुज ए बी सी की बात करूं मैं, ओ बी सी की बात करूं, ओ बी सी में अगर मैं बात करूं बेटे, तो ये तो कर्ण बनेगा ना। तो ओ सी का जो वर्ग हम लोग निकालेंगे वो बराबर किसके होगा, ओ सी का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग 1 का वर्ग, और लंब कितना है इसका, नहीं आधार तो उसका √2 हो गया ना, √2 का वर्ग प्लस ये वाला आ जाएगा BC 1 का वर्ग। तो OC का वर्ग आ जाएगा आपके पास में, OC का वर्ग अगर आपके पास में आ जाएगा 2 + 1, 2 + 1, यानी कि OC बराबर आ जाएगा √3, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, है ना, √3। तो अब आपको वही काम करना जो √2 में करना था, तो OC भर लेंगे आप इस कंपास के अंदर, OC भर लेंगे, ठीक है, इस कंपास के अंदर, ठीक है, तो OC भर लेंगे और यू चाप डालेंगे, और वो कहीं जाके यहाँ पे टच करेगा, किसको, इस संख्या रेखा को, इस संख्या रेखा को यहाँ पे टच करा, तो इस वाले पॉइंट को हम P कह देंगे, और ये P पॉइंट यही हमारा √3 को प्रदर्शित करेगा। तो ये काम था बेटे सारे का सारा आपके पास में, √2 √3, ठीक है ना, √2 √3 को कैसे हम लोग एक संख्या रेखा पर दिखाते हैं। अगर 5 को करना है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग 5 भी बना सकते हैं। 5 बनाने के लिए फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 को करने के लिए चलिए करते हैं। 5 जो है प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न नंबर आपके पास में कौन सा आएगा, फिर ये 3 है। आप लोग रोक करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, सब चीजें समझ में आई बात, नहीं पॉज कर लें वीडियो और फिर नोट कर लें। तो हम लोग प्रश्नावली का तीसरा सवाल अगर करें, तो यहाँ पे 5वां हम लोगों का √5 को दिखाना पड़ेगा इस संख्या रेखा पे, और फिर ये सारा काम चेंज होगा। फिर तो जब संख्या रेखा दिखाएंगे, सिर्फ कुछ मिटाने की जरूरत नहीं बेटे, सारा जो का तू रखेंगे, सिर्फ ये चाप मिटा देंगे, बिल्कुल ठीक है ना, ये क्या मिटा देंगे, चाप मिटा देंगे। और हमें क्या करना रहेगा, जो काम हमने यहाँ पे √3 के लिए किया था वही 5 के लिए करेंगे, कि यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनाना है इस रेखा पे। कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है जी। ये ऊपर बन गया, ये थोड़ा सा नीचे ले लो इसको, है ना, ऐसे बनाएंगे। आप इसी से बना सकते हैं जो आपके पास सेट स्क्वायर है, इस तरीके की जो रचना मैंने हाथ में पकड़ी, जो यंत्र है वो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में भी है। और जितनी दूरी थी उतनी ये थी, उतनी ये थी, उतनी इसमें काट लेंगे। ये आपके पास में मैंने भरी थी इसमें मेरे अपनी सहूलियत के लिए 5 इंच, तो ये आ जाएगा आपके पास में लगभग 5 इंच यहाँ तक का, तो इतना, बाकी मैं कर दूंगा रफ इसमें से ये वाला काम, बिल्कुल ठीक है। और फिर ये पॉइंट निकल करके आएगा बेटे ये वाला, इसको हम लोग इससे मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को कह लो डी, क्या कह लो, डी, और इसको इससे मिला दो। अब ये समकोण त्रिभुज है आपका ये वाला, ये 90 डिग्री एंगल है। यहाँ पे वही काम करेंगे, त्रिभुज कौन से में काम बात करेंगे, OCD में, OCD। ये तीनों क्वेश्चन हो गए बेटे, धीरे धीरे रोक रोक के आप लोग नोट भी कर लेना, नहीं समझ में आया तो बताना फिर इसको, ठीक है। OCD में हम लोग अगर ये निकालें OD का वर्ग, यानी कि ये वाली संख्या अगर निकालें, ये वाली पेपर में आता है क्वेश्चन, वो बराबर होगा आधार का वर्ग, यानी कि इसका वर्ग, ये कौन है, √3 का वर्ग, √3 का वर्ग, बिल्कुल ठीक बात है, प्लस 1 का वर्ग। हाँ, एक पॉइंट बताना भूल गया, तो वही पॉइंट इसमें अब परेशान करेगा, कोई बात नहीं, अभी करते हैं, अभी तो सब लोग यही हैं। तो OD हमारे पास कितनी आ जाएगी, OD का वर्ग 3 + 1 यानी कि 4, OD का मान आ जाएगा बेटे 2, तो 2, इसका मतलब ये आएगी हमारी 2 सेंटीमीटर की ये वाली, ये 2। अगर हम लोग अब अगर इसको वेरीफाई भी करना चाहें, तो हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर निशान लगा करके घुमाए, तो ये 2 पे जाएगा, सीधा 2 पे लगेगा जाके ये, लेकिन हमें तो √5 का निकालना था। तब इसके लिए हमें एक स्टेप और फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको √5 बनाना है
तो ये 2 है, तो ये 1 लेना पड़ेगा। देखो 2 का वर्ग 4 और 1 5 का वर्ग, दोनों को जोड़ो 4 और 1 5, 4 और 1 5, √5 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लग रही है इसके अंदर। तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या करते हैं, यहाँ पे फिर 90 डिग्री बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 90 डिग्री। वो कैसे बनेगा? वो फिर ऐसे ही बनेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। थोड़ा नीचे बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये लो भाई, ठीक। और जितनी ये थी उतनी ही ये लेंगे, फिर उतनी ये लेंगे, उतनी ये, वो ले चुके पहले, सिर्फ आगे काम बढ़ा रहे हैं, ठीक। आपके पास में तो इसमें 5 सेंटी जितना हम ये वाली ले रहे थे दूरी, कितनी थी दूरी शुरुआत में? 5 इंच की थी, तो इसमें भी 5 इंच ही हम लोग ले लेंगे यहाँ से। चलिए 5 इंच ही हम लोग इसको ले लेंगे। थोड़ा कठिन होगा शुरुआत में प्रैक्टिस करना 9th में आपको, लेकिन थोड़ा बहुत करके देखना, नहीं हुआ तो फिर समय के ऊपर छोड़ दें, धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। और इस पॉइंट को हम कह देंगे डी ई, क्या कह देंगे? ई, और ई को हम इससे मिला देंगे बेटे यहाँ से, ठीक, मिला देंगे। और ये आया आपके पास में, क्योंकि ये 1 है। अब आप इसके लिए भी कैलकुलेशन यहाँ दिखाओगे, इसके लिए भी आप कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाओगे। किस बात में बात करोगे? त्रिभुज ओ डी ई, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ओ डी ई, ओ डी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। जो ओ ई का जो वर्ग बनेगा बेटा, वो बनेगा कितना? 2 का वर्ग, क्योंकि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी कितना आ जाएगा? 4 + 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5। यानी कि ओ ई बराबर आ जाएगा आपके पास में √5, √5। तो ये आपके पास में कितनी आ गई? √5। घबराना नहीं है, सिर्फ ये ही एक्सरसाइज में जिसमें थोड़े से हाथ पर फेंकने पड़ रहे हैं, सिर्फ यही मात्र एक एक्सरसाइज है। बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में बहुत आसान है। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, 2 तो ये मैं करा ही दिया हूँ। तो यहाँ से आप लोग रखेंगे और यहाँ तक का दूरी भरेंगे, उसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ तक लेके आएंगे यहाँ। तो ये जो पॉइंट प्राप्त होगा इसको हम कह देंगे बेटे P, और यही हमारे पास, ये P पहले ले लिया था, इसको यहाँ से रफ कर दो। अब ये हमारे पास क्या होगा? √5। तो मुझे लगता है समझ में नहीं आया। अगर प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा तो पुकार पेंसिल से करने का प्रयास करें, नहीं भी फिर भी समझ में आया तो फिर देखते हैं बाद में, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है जिस तरीके से मैंने बताया, मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। 3 क्वेश्चन थे आपके पास में। सबसे पहला क्वेश्चन हमने सिर्फ क्या किया था कि √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √3 को कैसे करते हैं, √5 को। ये 3 क्वेश्चन थे, इनमें से पेपर में एक भी आ सकता है, कोई भी, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिस हम वैसे भी करा देंगे, ठीक है नहीं आपके पास में। अभी सिर्फ ध्यान रखिए कि कैसे ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक। अब एक्सरसाइज के अंदर अगर चला जाए, बस एक्सरसाइज खत्म है। पहले क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें प्रत्येक को हमें सत्य असत्य बताना है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपके पास में एक लाइन का आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहले में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा कि अगर परिमेय और अपरिमेय को एक थैले में डाल दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी, वो थैला वास्तविक संख्या का होगा। इसका मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं बेटा? वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही बात है। चलिए दूसरे की बात करते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m, यानी कि संख्या रेखा पे अगर हम कोई संख्या रेखा बना लें, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, एंड सो ऑन अप टू बहुत दूर तक। इधर की तरफ -1, -2, -3, -4, -5। तो इन सब को जो है वो कह रहा है कि √m प्रकार से, यानी कि सबको √ में लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे हम लोग इस 1 को लिख सकते हैं √1 का मान 1 ही होगा। इसको हम √4 लिख सकते हैं क्योंकि √4 का मान 2 होगा। इसको हम लोग √9 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 3 होगा। इसको √16 लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 4 आ जाएगा। या आप सोच सकते हो इसको 25 लिखा जा सकता है क्योंकि 5 5 25 होता है। इसको √36 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसको √49 लिखा जा सकता है। लेकिन इधर माइनस वाली संख्या को नहीं हम लिख सकते, माइनस वाली संख्याओं को। ये काम केवल जो √m प्रकार का हम लोग कह रहे हैं, ये केवल और केवल धनात्मक संख्याओं के लिए हो सकता है। 0 को भी हम कर सकते हैं लेकिन हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को नहीं कर सकते। तो यानी कि प्रत्येक संख्या के लिए तो सत्य नहीं है भाई, तो इसको असत्य कहेंगे। प्रत्येक तीसरा पार्ट,
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर √4 लिखा जाए तो उसको हम लिखेंगे 2। ये वास्तविक तो है, वास्तविक तो बेटे है, ये वास्तविक तो है, लेकिन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, क्योंकि ये परिमेय है, तो ये पार्ट भी असत्य है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों को वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आप लोग दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए, उन्होंने कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, जितने धनात्मक पूर्णांक ये हैं आपके पास में 1 2 3 4, इनके वर्गमूल मैंने नीचे लिखे हैं ये वाले, अपरिमेय होते हैं? भाई इसका तो 1 है ना, ये तो परिमेय है आपके पास में। आप देखिए, मान लिया मैंने 1 का निकाला तो 1 का √ कितना आएगा? 1 ही आएगा। अब इसको तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो परिमेय है, बिल्कुल ठीक है। मैं √2 लिखूं, हाँ ये अपरिमेय रहेगा, लेकिन अगर √4 आ जाए, इसका मान 2 है, तो ये फिर क्या हो जाएगा? परिमेय आ जाएगा, ये अपरिमेय रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है आपके पास में। तो ये भी असत्य है। यदि नहीं तो एक संख्या वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। ये है, ये उदाहरण लिख देना, सिर्फ ये उदाहरण लिख देना इसका। बस एक्सरसाइज खत्म है, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सोच करके करना है क्वेश्चन, बाकी है कुछ नहीं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। और वो जो डायग्राम हमने बनवाया था, आपको भी जो करवाया था काम, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। अगर नहीं हुआ तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या नहीं है, ठीक है। हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे कैसे भी करके, ठीक है। लेकिन इसमें बाकी और कुछ नहीं है, एक्सरसाइज 1.2 खत्म है। कल को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे 1.3। तब तक के लिए आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।